नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। इतिहास की पुस्तकों में बहुधा किसी बड़े चरित्र की छाया में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं अल्पचर्चित अथवा विमर्शहीन रह जाती हैं। यही सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन गौड़ शासक शशांक के साथ हुआ है। कौन थे शशांक? ऐसा क्या हुआ था कि शशांक के रक्त के प्यासे हो गए थे सम्राट हर्षवर्धन? बंगाल को केंद्र में रखकर भारतवर्ष के उत्तर पूर्व में उभरी राजनैतिक सत्ता क्यों शशांक के समय में ही गौरव के चरम पर पहुंची? उनके समय में ही उसे पतन को देखने के लिए भी बाध्य होना पड़ा था। उत्थान और पतन के इस रोचक ऐतिहासिक पन्ने को अथवा कूटनीति तथा प्रतिशोध के लोम हर्षक वृतांत को आइए जानने का प्रयास करते हैं। गौड़ शासन कब अस्तित्व में आया, इसके प्रमाण धुंधले हैं। क्या शशांक, जो पहले मगध शासन के अंतर्गत महासामंत के रूप में कार्य कर रहा था, केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्र अधिपति बन बैठा? गौड़ राज शशांक का प्रभाव विस्तारित था, किंतु सीमित समय के लिए। यही कारण है कि उनके विषय में बहुत अधिक जानकारियां प्राप्त नहीं होती। यहां तक कि वे किस वंश से संबद्ध थे या कि उनका आरंभिक जीवन कैसा था, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। क्या शशांक का गुप्त वंश से किसी तरह का कोई संबंध रहा है? इसकी संभावना तो है, किंतु स्पष्टता इस पर भी प्राप्त नहीं होती है। शशांक पर केंद्रित या कि उनके व्यक्तित्व का परिचय देने वाला कोई साहित्य प्राप्त नहीं होता। ह्वेनसांग के विवरणों से इतना भर पता चलता है कि जब हर्षवर्धन ने शासन संभाला 606 ईस्वी, उस समय शशांक ने कर्ण सुवर्ण को राजधानी बनाकर अपने राज्य का विस्तार करना और सामरिक शक्ति का संचयन करना आरंभ कर दिया था। ह्वेनसांग के शशांक को लेकर विवरण एक पक्षीय हैं, पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं। वह शशांक की समस्त सामरिक विजयों और क्षमताओं को बौद्ध धर्म द्वेषी कहकर सीमित करने का प्रयास करता है। शशांक ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर, जिसे लगभग 600 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है, कुछ स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। सौभाग्य से ये उपलब्ध हैं। इन सिक्कों पर गजलक्ष्मी अंकित है। शशांक में बुद्धिमान शासक होने के सभी गुण विद्यमान थे। साक्ष्यों में हम पाते हैं कि अपनी साम्राज्यवादिता का आरंभ करते हुए अल्पावधि में ही शशांक ने बंगाल के आधुनिक सिंहभूम एवं मानभूम जिले, मिदनापुर तथा मयूरभंज के उत्तरी भाग, जिनसे होकर सुवर्ण रेखा नदी बहती है, के अतिरिक्त ताम्रलिप्ति अर्थात तामलुक को अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में सम्मिलित कर लिया था। इस तरह उत्तरी बंगाल के कतिपय क्षेत्रों के साथ संपूर्ण मध्य और पश्चिमी बंगाल उसके शासन में आ गए थे। मंजूश्री मूलकल्प 712 से 715 ईस्वी में स्पष्टतः शशांक के शासन को पुंड्रवर्धन अथवा उत्तरी बंगाल के परिक्षेत्रों से भी जोड़ा गया है। शशांक ने अपनी राजधानी कर्ण सुवर्ण में स्थापित की, जिसकी पहचान वर्तमान मुर्शिदाबाद से होती है। बंगाल से आगे बढ़कर उसका अगला पड़ाव था ओडिशा। उल्लेख मिलता है कि ओडिशा में कोंगद के शासक माधवराज ने अपने गंजाम अभिलेख में शशांक को महाराजाधिराज उपाधि से संबोधित किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दक्षिण में ओडिशा की चिल्का झील तक के प्रदेशों तक शशांक की राज्य सीमा का विस्तार हो गया था। मिदनापुर से 2 ताम्रपत्राभिलेख मिले हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मिदनापुर और बालासोर के जिले भी शशांक के अधिकार में थे।
यहां से आगे बढ़कर उसने कोंगद पर विजय प्राप्त की, अर्थात दंडभुक्ति और उत्कल उत्तरी उड़ीसा पर उसका अधिकार होना प्रमाणित होता है। रोहतासगढ़ की एक पहाड़ी पर कटा हुआ मुद्रा का साचा तथा नालंदा और गया से प्राप्त होने वाले सिक्के बिहार पर शशांक के अधिकार के द्योतक हैं। उसने मगध से पश्चिम की ओर बढ़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस तक के क्षेत्रों को भी हस्तगत कर लिया था। आर्य मंजूश्री मूल कल्प के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कन्नौज पर आक्रमण से पहले वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि वाराणसी तक के क्षेत्रों पर उसका मजबूत अधिकार था। ऐसा नहीं कि शशांक को केवल सफलताएं ही प्राप्त हुई, अपनी विस्तारवादिता को धार देने के लिए उसने कामरूप अथवा असम पर अधिकार की चेष्टा की। कामरूप जिले के दूबी नामक स्थान से वहां के शासक भास्कर वर्मा के कुछ ताम्रपत्राभिलेख मिले हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि गौड़बल अर्थात गौड़ राजा की सेना ने लौहित्य नदी को पार कर कामरूप पर आक्रमण कर दिया, किंतु उसकी पराजय हुई। इस युद्ध में शशांक का सामना सुप्रतिष्ठित वर्मन और भास्कर वर्मन नाम के दो राजकुमारों ने किया था और वे विजयी होकर लौटे थे। एक समर्थ योद्धा अपनी सफलता और असफलता को एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह मानता है। यही कारण है कि शशांक के उत्साह में लेश मात्र कमी नहीं थी। सत्यता यह है कि कामरूप को बस इतनी ही सफलता मिली थी जिससे वह शशांक को आगे बढ़ने से रोक सके, किंतु वे अब स्वयं को गौड़ शासक की ओर से असुरक्षित महसूस करने के लिए बाध्य थे। अपनी सुरक्षा के लिए कामरूप अथवा असम ने थानेश्वर के पुष्यभूति शासक से मित्रता का हाथ बढ़ाया। दूसरी ओर थानेश्वर के पुष्यभूतियों और कन्नौज के मौखरियों की बढ़ती हुई मित्रता भी शशांक के विस्तारवादी स्वप्न के लिए घातक थी। इन सामरिक समझौतों के प्रत्युत्तर में गौड़ शासक ने मालवा के गुप्तों से संबंध स्थापित किया और शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में कर लिया। हर्षचरित में शशांक का संपूर्ण उल्लेख काव्यात्मक है, अनेक रोचक उपमाओं से भरा हुआ है। इस कृति में हमें कन्नौज आक्रमण और उसके बाद की परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। मालव गौड़ समझौता होने पर क्या ताकत मिली अथवा दो महत्वाकांक्षाओं का समागम हुआ था। ऐसा लगता है कि उन दोनों में कन्नौज के मौखरी शासकों के विरुद्ध समान शत्रुता का भाव तो था, लेकिन अपनी अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में वे कोई सामंजस्य नहीं बिठा सके थे। मालवा के देवगुप्त और गौड़ राज शशांक दोनों ही शक्तिशाली और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रतीत होते हैं। क्या कन्नौज पर अधिकार दोनों की ही पृथक पृथक आकांक्षा था? मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज राज प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात की राजनैतिक उथल पुथल के बीच नए नए राजा बने गृहवर्मा पर चढ़ाई कर दी। इस अभियान में शशांक को सम्मिलित नहीं किया गया। युद्ध भूमि में गृहवर्मा वीर गति को प्राप्त हुआ और कन्नौज पर मालव ध्वज लहराने लगा। आश्चर्य है कि सैन्य संगठन बनाने के बाद भी देवगुप्त और शशांक एक साथ मिलकर क्यों नहीं लड़े? अकेले तो कोई भी थानेश्वर के पुष्यभूतियों का सामना नहीं कर सकता था, जिनकी संधि और पारिवारिक संबंध कन्नौज के शासकों के साथ थे। तत्क्षण ही थानेश्वर से राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर चढ़ाई कर दी। मालवा का यह गुप्त शासक अपनी अदूरदर्शिता के कारण युद्ध भूमि में मारा गया। शशांक को जैसे ही कन्नौज, थानेश्वर और मालवा के मध्य संघर्षों का भान हुआ, वह अपनी सेना के साथ इसी ओर बढ़ चला।
मालवा के राजा देवगुप्त की मृत्यु का समाचार मिलते ही शशांक ने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी। एक के बाद एक आक्रमण अथवा इस अप्रत्याशित हमले को हर्षचरित में गौड़ संभ्रम की संज्ञा दी गई है। हर्षचरित के कतिपय टीकाकार संभ्रम को छलना से जोड़ते हैं। उनके अनुसार राज्यवर्धन से लड़ने के लिए शशांक ने कूटनीति का सहारा लिया। उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करने का लोभ दिया तथा गौड़ राजकन्या से पुष्यभूति राजवर्धन के विवाह का प्रस्ताव रखा गया। माना जाता है कि मैत्री प्रस्ताव से प्रसन्न और भीषण युद्ध टालने के दृष्टिगत राज्यवर्धन शशांक के शिविर में पहुंचे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। राज्यवर्धन की मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश अवसानोन्मुख था और राज्य का भार उनके परिजन हर्षवर्धन के हाथों में आ गया। हर्षवर्धन पहले राज्य के प्रतिनिधि, तदुपरांत इसके शासक नियुक्त किए गए। हर्षवर्धन को सिंहासन कैसे प्राप्त हुआ, इस पर अगली कड़ियों में हम चर्चा करेंगे। वर्तमान विषय के प्रसंग में यह जानना आवश्यक है कि भले ही शशांक पुष्यभूति वंश के आखिरी शासक की हत्या के पश्चात लौट गया, परंतु निकट परिजन होने के कारण तथा छल से की गई हत्या का उसे दोषी मानकर हर्षवर्धन ने कठोर शत्रुता ठान ली थी। हर्षवर्धन ने यह तो जाहिर किया कि वे शशांक से प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हैं, तथापि तत्काल किसी तरह से आक्रमण कर भावुकता अथवा अव्यवहारिकता का वे प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। हर्षवर्धन ने अपनी राज्यसभा में शशांक से पृथ्वी को रहित कर देने की प्रतिज्ञा की, तथापि पहले वे अपने शासन का उचित प्रबंधन करने में प्राथमिकता से जुट गए। सामरिक तैयारियों के पश्चात ही समय की अनुकूलता को देखकर हर्षवर्धन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का निश्चय किया। सेना ने अभी गौड़ राजधानी की ओर बढ़ना आरंभ ही किया था कि कामरूप से राजा भास्कर वर्मा का दूत हंसवेग अपने स्वामी के उपहारों और मित्रता के प्रस्ताव के साथ उपस्थित हो गया। हर्ष को और क्या चाहिए था? शत्रु का शत्रु स्वाभाविक मित्र होता है। हर्षवर्धन जानते थे कि शशांक कोई छोटा मोटा राजा नहीं, अपितु विस्तृत, उपजाऊ, समृद्ध और जुझारू भूमि का अधिपति है। उसे पराजित करना किसी दृष्टि से आसान नहीं था। इस संबंध में पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ कामरूप में इतिहासकार बरुआ तथा पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ओडिशा में इतिहासकार राखालदास बनर्जी सहित पुस्तक बांग्लार जातीय इतिहास में इतिहासकार नगेंद्र नाथ बसु मानते हैं कि हर्ष और भास्कर वर्मा की संयुक्त सेनाओं ने क्रमशः पूर्व और पश्चिम से कर्ण स्वर्ण पर आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लिया। शशांक को विवश होकर ओडिशा की ओर भागना पड़ा। वाणभट्ट पृथ्वी को निर्गौड़ कर देने की हर्ष की प्रतिज्ञा तो बताता है, किंतु उसकी पूर्ति का कोई उल्लेख नहीं करता। क्या इसका कारण यह तो नहीं है कि वह हर्ष के शासन के कुछ प्रारंभिक वर्षों तक ही जीवित रहा और हर्षचरित समाप्त करने तथा शशांक की हर्ष से बदला लेने की घटना के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण वह हर्षचरित में सभी घटनाओं का वर्णन नहीं कर सका। ह्वेनसांग ने भी तो इतना भर ही लिखा है कि हर्ष ने राजा होने के तुरंत बाद एक बड़ी सेना इकट्ठी की और अपने भाई की हत्या का बदला लेने एवं समीपवर्ती देशों को अधीन करने निकल चला। पूर्व की ओर बढ़कर उन राज्यों पर उसने आक्रमण किया जिन्होंने उसकी अधीनता नहीं मानी थी। ह्वेनसांग के इन उद्धरणों से कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वह बौद्ध धर्म विनाशी शशांक के विरुद्ध पूर्वाग्रहों से भरा हुआ था तथा दूसरी ओर बौद्ध धर्म से भी हर्ष के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। अतः यदि हर्ष की शशांक पर विजय हुई होती तो निस्संदेह वह उसका स्पष्ट उल्लेख करता। गंजाम अभिलेख से भी यह जानकारी मिलती है कि वर्ष 620 ईस्वी तक
शशांक संपूर्ण गौरव और शक्ति के साथ बंगाल और ओडिशा के महाराजाधिराज के रूप में शासन कर रहा था। शशांक पर हर्षवर्धन के विजय की पुष्टि आर्य मंजूश्री मूलकल्प से भी होती है, परंतु यहां भी शशांक की हत्या करने अथवा उसे पूर्णतः नष्ट करने में सफलता मिलने का कोई उल्लेख नहीं है। इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं हुआ था और आंशिक पराजय के उपरांत भी शशांक अपने शासित क्षेत्रों पर पकड़ बनाए रख सका। साथ ही कर्ण सुवर्ण को केंद्र में रखकर ही वह आगे भी शासन करता रहा। वर्ष 637 ईस्वी में हुइनसांग मगध गया था। वह उल्लेख करता है कि उसके थोड़े ही दिनों पूर्व शशांक ने वहां के बोधि वृक्ष, बौद्ध मठों और विहारों का नाश कर बौद्धों पर अनेक अत्याचार किए थे। पुनः वर्ष 639 ईस्वी में वह कर्ण सुवर्ण गया, जहां के राजा का नामोल्लेख वह नहीं करता। इससे यह अवधारणा बनती है कि वर्ष 637 ईस्वी से पूर्व ही कभी शशांक की मृत्यु हुई थी। इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद ही उत्पन्न अराजकता का लाभ उठाकर गौड़ शासित क्षेत्रों को हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन ने आपस में बांटकर अधिग्रहित कर लिया। भास्कर वर्मा के निधानपुर अभिलेख से भी यह स्पष्ट होता है कि उसने कर्ण सुवर्ण पर अधिकार जमा लिया था। शशांक में एक सुदृढ़ शासक बनने की क्षमता विद्यमान थी, परंतु कहते हैं कि दूरदर्शिता का अभाव पतन का कारक बनता है। हर्षवर्धन के समकालीन शशांक एक बड़े भूभाग का अधिपति था, परंतु उसने युद्ध के अतिरिक्त राजनीति के अन्य घटकों की अवहेलना की है। शशांक का प्रशासन व्यक्ति केंद्रित था तथा दुश्मनों से घिरे रहने के कारण वह न तो राज्य को प्रगति के पथ पर ले जा सका, न ही अपनी अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने में इसे सफल हो सका। जिस तरह पुष्यभूति वंश का अंत शशांक के कारण हुआ, ठीक वैसे ही शशांक के बाद गौड़ शासन के क्षय होने का निमित्त हर्षवर्धन बने। यद्यपि हर्षवर्धन स्वयं शशांक को पूर्ण रूपेण पराजित कर अथवा उसकी हत्या कर अपना प्रतिशोध नहीं ले सके थे, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि कन्नौज से आरंभ हुई शत्रुता शशांक के पश्चात गौड़ शासन के पतन का सबसे बड़ा कारण है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।